will be doing today पेपर मई जून 2025 का पेपर वेरिएंट 1-1। एमसीक्यूज के पेपर में यू हैव 30 एमसीक्यूज एंड यू हैव 45 मिनट्स। सो हर एमसीक्यू में आपको तकरीबन 1.5 मिनट मिलता है। अब 1.5 मिनट का मतलब ये नहीं है कि हर एमसीक्यू में 1.5 मिनट ही लगाने, किसी में ज़्यादा भी लग सकता है और किसी में कम भी लग सकता है। अभी मैं आपको जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपकी पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि हम पोलिंग स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय पोलिंग? मैं एक एमसीक्यू आपको शोकेस करूंगा, आप देखेंगे एंड देन इवेंचुअली आप पोल करेंगे, आप अपने आंसर्स को सबमिट करेंगे। तो हर बच्चे ने कोशिश करनी है कि वो पोल में पार्टिसिपेट करे और आंसर्स को सबमिट करे। Having said that, let's get started. So we have the first MCQ. What is likely to increase occupational mobility of labor? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी का मतलब क्या है कि आप एक ऑक्यूपेशन से दूसरे ऑक्यूपेशन पे स्विच कर सकते हैं। सही। नाउ लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। इंक्रीजिंग एंट्री रिक्वायरमेंट्स टू अ प्रोफेशन, तो बहुत ज़्यादा तालीम चाहिए, इसका मतलब ये है। तो आप इस ऑक्यूपेशन पे जब जाओगे जब आपके पास बहुत ज़्यादा तालीम होगी। इंक्रीजिंग द रीट्रेनिंग ऑफ लेबर, लेबर को ज़्यादा रीट्रेन करो। इंट्रोड्यूसिंग जॉब स्पेशलाइजेशन, यानी जॉब में स्पेशलाइज करवा दें। इंट्रोड्यूसिंग सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्टेशन को सब्सिडाइज किया जाए। अब अगर आप गौर से देखें तो इसमें 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि वैलिड हो सकते हैं, जो कि हैं ए, बी और सी। डी जियोग्राफिकल मोबिलिटी से रिलेट कर रहा है कि आप एक जगह से दूसरी जगह कंपैरेटिवली आसानी से जा सकेंगे। अब आ जाते हैं ए, बी और सी। इन तीनों में से ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी किस में बढ़ रही है? अगर रिक्वायरमेंट स्ट्रिक्ट है तो यू हैव टू स्टडी मोर, हेंस आपके लिए स्विच करना कंपैरेटिवली मुश्किल है। स्पेशलाइज्ड हो तो भी स्विच करना मुश्किल है, हेंस बी इज द राइट आंसर। सही है, क्योंकि अगर आप रीट्रेनिंग देंगे तो वो रीट्रेन कर रहे हो, आप उसको नई चीज में ट्रेन कर रहे हो, तो दे कैन स्विच बिटवीन जॉब्स। सो दैट इज रीट्रेनिंग, इट्स नॉट ट्रेनिंग, it's retraining. So keep your eyes open on every word, every sentence, every letter. They may change your answers. All right, let's move on to the next MCQ. Sonia owns a takeaway business. सही है, takeaway food delivery service है। She decides to expand the firm by buying more vans and hiring additional drivers. Which factor of productions were changed? आप ऑप्शंस देखें। मैंने आपके लिए अभी पोल को लॉन्च किया है, गौर से सुनिएगा। मैंने पोल को लॉन्च कर दिया, आप लोग इस पोल को करें क्लोज, लुक एट द ऑप्शंस अगेन एंड देन सबमिट योर आंसर्स। और पोल वापसी कहां से अपीयर होगा? मोर पे जाएंगे आप, मोर पे वहां पे पोल का ऑप्शन होगा, उसको क्लिक करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर्स। देखें क्या क्या इंक्रीज हुआ है। सो जितने भी बच्चे हैं, एवरीबडी नीड्स टू पार्टिसिपेट। ओनली 33% हैव आंसर्ड, बाकी लोग भी। क्लोज करें पोल को, क्वेश्चंस देखें एंड देन गो टू मोर। पोल का ऑप्शन होगा, ओपन अप एंड चेक द राइट आंसर। ओनली 50% हैव आंसर्ड। जितना ज़्यादा आप पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे पता चलेगा कि आपके क्या ऑप्शंस हैं और क्या सही हैं और क्या गलत है, कितने लोग गलत कर रहे हैं। ऑलराइट, आई एम एंडिंग द पोल नाउ। 83% बच्चों ने सही जवाब दिया है, विच इज कैपिटल एंड लेबर। क्योंकि अगर फर्म चेंज कर रहे हैं, फर्म को एक्सपैंड कर रहे हैं, फर्म इज बेसिकली मैन मेड। सही है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फर्म जो होती है वो मैन मेड होती है। तो अगर वो एक्सपैंड हो रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है। मोर वैन्स, वैन्स तो है ही कैपिटल, एंड हायरिंग एडिशनल ड्राइवर, ड्राइवर है लेबर। तो इट्स नॉट लैंड, कुछ बच्चों ने लैंड सेलेक्ट किया था। बी और सी, बी और डी कुछ बच्चों ने गलत आंसर किया था, उसमें लैंड आ रहा था। तो लैंड इज, फर्म इज नॉट अ लैंड। सही है, तो ए इज द राइट। अगर आप पढ़ लेते वैन्स भी लिखा हुआ है तो इवेंचुअली ये गलती नहीं होती, क्योंकि वैन्स तो था ही कैपिटल ना। सही है,
आ जाए, आगे बढ़ते हैं. Let's move on to the next one. And the MCQ is, the diagram shows the PPC, the economy of using all its available resources. All its available resources का मतलब ये है कि economy is on full employment. ये बड़ा important है. All its available resources. A government decides to encourage more production of manufactured goods. So ये manufactured goods की production बढ़ेगी instead of agricultural goods. तो agricultural goods में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, basically opportunity cost. तो which movement shows this policy change? You will be producing less agricultural goods and more manufactured goods. So as a result, you cannot be at Y and you cannot be at Z because you have to be at full employment level. या तो आप W से X पे मूव करेंगे या X to W पे. अगर आप W से X पे मूव करते हैं तो एग्रीकल्चरल गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, विच इज इनकरेक्ट. लेकिन अगर आप X से W पे मूव करते हैं तो आपकी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, एंड दैट इज द राइट आंसर. सो X to W, लेट्स लुक एट X to W नहीं है, X to W नहीं है, X to W. C is the right answer. सही है. Let's move on to the next one. Okay. In 2020, to prevent the spread of pandemic, many governments temporarily closed cafes. Cafes को बंद कर दिया गया था. What would be a macroeconomic impact of such a policy? मैं पोल ओपन करूंगा, आप लोग ऑप्शंस को देखें एंड देन आंसर इट. फोर्टी प्लस स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ 10 बच्चों ने जवाब दिया हुआ है. थोड़ा जल्दी जल्दी करें, वी कैन नॉट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन वन पर्टिकुलर आंसर. ओके, परफेक्ट. हमारे पास 70% बच्चों ने जवाब दे दिया है एंड 50% ने सही जवाब दिया है, विच इज बी. अब वो आपसे जब बोल रहा है मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक एम्स का मतलब हो गया पबजी. पबजी ही यूज होगा. अब आप ये देखें, डिमांड फॉर फूड एट होम वुड राइज. तो भाई दिस इज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है या एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, उसकी बात हो रही है. मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी पे बात करती है. प्रॉफिट्स फ्रॉम रेस्टोरेंट्स एंड कैफे विल फॉल. दिस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज आर माइक्रो, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है. स्टाफ वर्किंग एट रेस्टोरेंट्स वुड लूज इनकम. अगेन एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है. B, gross domestic product will fall. GDP is a macroeconomic policy. अब ये एक अल्फाज मैक्रो इकोनॉमिक कितना इम्पैक्टफुल था और आपके आंसर में कितना जमीन और आसमान का फर्क कर दिया. अच्छा, आ जाए. Good weather results in increase in the demand and supply of peaches. How will this affect the price and quantity traded in the market for peaches? अब डिमांड भी बढ़ी है और सप्लाई भी बढ़ी. अब बच्चे यहाँ पे क्या भंड मारते हैं ये आप सुने. बच्चे बोलते हैं कि हम तो इकोनॉमिक्स के भगवान हैं और हमें सब कुछ पता है, और वो दिमाग में सारी चीजें कर लेते हैं. गलत. यू नीड टू मेक अ डायग्राम टू अंडरस्टैंड. तो मैंने एक तरफ लिखा प्राइस और एक तरफ मैंने लिखी क्वांटिटी. मैंने बनाया डिमांड एंड सप्लाई और इनिशियल मैंने इक्विलिब्रियम प्लॉट कर दिया पी एंड क्यू. दूसरा काम मैंने किया कि मैंने बोला कि डिमांड बढ़ रही है तो डिमांड को मैंने इंक्रीज कर दिया और मैं D1 पे लेके आ गया. सही है. दिस इज माय न्यू क्वांटिटी Q1 एंड दिस इज माय न्यू प्राइस P1 और एरोज बना दिए. अब सप्लाई भी बढ़ी है तो सप्लाई को भी मैंने बढ़ा दिया. मैंने सप्लाई को बढ़ा दिया S1, दिस बिकम्स Q2 एंड दिस बिकम्स P2 और एरो मैंने ये बना दिया. अब अगर आपको मैंने पढ़ाया था, आपको याद है अगर, तो ये देखें कि प्राइस में एरोस ऑपोजिट डायरेक्शन में है.
तो इसका मतलब यह है कि प्राइस इज अनसर्टेन and the quantity is increasing, therefore quantity rise. If you make the diagram, chances of being correct are 100%. If you do not make a diagram, the chances of being correct कम हो जाता है. Therefore एक एक मार्क्स एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट है. 23-24 पे तो ए है भाई, 80% मार्क्स पे तो ए है. यू कैन नॉट मेस दिस अप एंड द ओनली वे यू कैन इंप्रूव इज बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस. मूविंग ऑन. Sixth MCQ. Now this is an easy one. सही है. The demand and supply curve for product and equilibrium P पे. ये equilibrium है और ये initial demand curve है और ये initial supply curve है. How would the introduction of subsidy be shown? सब्सिडी दी गई है, सब्सिडी दी गई है, तो क्या शिफ्ट होगा? आपके सामने पोल खोल दिया गया है. परफेक्ट. 75% लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, विच इज गुड. 86 गॉट दिस राइट. सप्लाई वुड शिफ्ट आउटवर्ड्स. अब इसमें कुछ बच्चों ने गलत भी जवाब दिया है. एक बच्चे ने, दो बच्चों ने गलत जवाब दिया, बी और सी. सब्सिडीज की वजह से डिमांड तो शिफ्ट होती ही नहीं है, सब्सिडीज की वजह से सप्लाई शिफ्ट होती है. और कुछ बच्चों ने S1 पे यानी सी को सेलेक्ट किया है, तो सप्लाई इनवर्ड्स होती है, आउटवर्ड्स नहीं होती. S1 इज इनवर्ड. तो ये आप छोटी छोटी गलतियां ना करें. मुझे 100% MCQs में सही आंसर्स चाहिए. मेरा ख्वाब है कि सारे बच्चे जवाब दें और 100% सही जवाब हो. ओके, नाउ दिस इज अ प्रीटी टेक्निकल कॉन्सेप्ट एंड इसको मैं सॉल्व करने का तरीका भी आपको बताऊंगा. लेट्स स्टार्ट. क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस. ये प्राइस दी हुई है, क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है. Which fall in the price is the demand price inelastic. ओके, अब तरीकेकार क्या है? एक तरीका यह है कि आप हर वैल्यूज पे पीडी को कैलकुलेट करें. इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सही है. दूसरा तरीका यह है कि जब प्राइस फॉल हो रही है, एज पर द क्वेश्चन, द क्वांटिटी डिमांडेड इज इनइलास्टिक एज पर द क्वेश्चन, तो थोड़ी सी बढ़ेगी. एज अ रिजल्ट द रेवेन्यू वुड डिक्रीज. सही है, क्योंकि प्राइस का इंपैक्ट ज्यादा पावरफुल है, तो रेवेन्यू फॉल हो जाएगा. तो हम बराबर में सिंपल रेवेन्यू कैलकुलेट कर लेंगे और आइडेंटिफाई कर लेंगे. प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 18, 20, 20. तो अगर इन दोनों को देखा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि ये यूनिटरी है. सही है. रेवेन्यू जहां फॉल होगा वो हमारा आंसर है. 3 इंटू 7 21, 2 इंटू 9 18. अब यहां पे हमारे पास प्राइसेस फॉल हो रही है, सॉरी रेवेन्यू फॉल हो रहा है व्हेन द प्राइसेस आर फॉलिंग. हेंस दिस इज एन इजी वे टू कैलकुलेट वेदर इट्स इनइलास्टिक और इलास्टिक. अब ये देखें, दिस इज इलास्टिक. द रेड वन जब रेवेन्यू 2020 था, दैट वाज यूनिटरी, एंड दिस इज इलास्टिक एज वेल क्योंकि रेवेन्यू बढ़ा है. रेवेन्यू कम होगा तो इनइलास्टिक. और रेवेन्यू कब कम हो रहा है? जब आप 3 से 2 पे जा रहे हो. सो दिस माय फ्रेंड इज द आंसर. सर ये टेक्निक, ये निंजा टेक्निक है. निंजा टेक्निक आपको कैसे पता चलेगी? निंजा टेक्निक आपको पता चलेगी व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग ऑन योर ओन एज वेल. आप खुद दिमाग लगाओगे, आप खुद शॉर्टकट्स निकालोगे, आप खुद इंप्रूव करोगे. मैं करा रहा हूं, मेरे से टिप्स एंड टेक्निक्स आप सीखेंगे एंड इवेंचुअली आप खुद अपने पेपर्स में अप्लाई करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, नाउ दिस इज अनदर टेक्निकल कॉन्सेप्ट, तो ये मैं खुद कराऊंगा. द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0.2 कॉफी की फॉर द करंट ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड 2 इन द लॉन्ग रन. तो पीएस बढ़ रही है. पीएस के फैक्टर्स क्या हैं? स्टोरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड टाइम टेकन टू प्रोड्यूस. तो अगर ये बढ़ रहा है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट क्यों होगा? सही है ना, किस वजह से ये इम्पैक्ट हो रहा है? कॉफी प्लांट्स टेक सेवरल ईयर्स टू ग्रो. इफ दे टेक सेवरल ईयर्स टू ग्रो, इट्स inelastic.
जो चीज सप्लायर के लिए बैड है दैट इज इन इलास्टिक, सही है, ए नहीं हो सकता। कंज्यूमर्स विल नॉट बाय कॉफी एट हायर प्राइसेस, भाई सप्लाई की बात कर रहे हैं, कस्टमर का क्या लेना देना, भाई किस लाइन में आ गए हो आप, हम कस्टमर को ऐसा बोलेंगे, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देर आर मेनी सब्सटीट्यूट्स फॉर कॉफी, दिस इज अ फैक्टर फॉर पीडी, हेंस ये भी नहीं हो सकता। ओह, देर आर नो स्टॉक्स फॉर कॉफी, सही है, तो अगर स्टॉक्स होंगे तो इलास्टिक होगा, अगर स्टॉक्स नहीं है तो नहीं होगा। अब सारे ऑप्शंस मैंने कैंसल आउट कर लिए, लेकिन एक छोटा सा मैंने भंड मार दिया था। अब आप देखें क्या भंड था। फ्यूचर में इलास्टिक हो जाएगा मतलब फ्यूचर में इन द लॉन्ग रन, विच बेसिकली मीन्स लॉन्ग रन में यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस मोर। व्हाई? बिकॉज कॉफी प्लांट्स टेक सेवरल ईयर्स टू ग्रो। तो आज हमारे पास इतने ज्यादा कॉफीज ग्रो नहीं करेंगी, दैट इज इन इलास्टिक, बट इन द लॉन्ग रन कॉफी प्लांट्स टेक सेवरल ईयर्स टू ग्रो, तो लॉन्ग रन में हम तेजी से प्रोड्यूस कर पाएंगे क्योंकि आज हमने प्लांट कर दिया है। देयरफॉर ए इज द राइट आंसर। तो कभी कभी है ना, कभी कभी आप जब क्वेश्चनिंग करते हो, आप रीजनिंग करते हो, यू गेट टू नो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक आध एमसीक्यू मेरे ख्याल से इस पेपर में ऐसा भी है जहां पे आपको बेस्ट आंसर भी चूज करना पड़ता है, तो ये भी आपके लिए एक लर्निंग होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, what would a person believe who wish to encourage the use of market system? वो बोल रहा है कि मार्केट सिस्टम होना चाहिए, तो वो ऐसा क्यों बोल रहा होगा, मार्केट सिस्टम की ऐसी क्या खास बात है? आप ऑप्शंस देखें, मैं आप लोगों के सामने पोल ओपन कर रहा हूं। आप उसको टेक्स्ट करेंगे को होस्ट को। ओके, तो हमारे पास तकरीबन 50% बच्चों ने जवाब दे दिया है। एंड यस, आई एम लुकिंग एट योर चैट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा चैट्स आ रही हैं, 50-60 चैट्स आ चुकी हैं मेरे पास, तो मेरे लिए थोड़ा मसला हो रहा है सारी चीज़ों को देखना समझाना। तो बेहतर है कि अगर मैं आपको जवाब ना दे पाऊँ, आप लोग एक काम करें कि पिक्चर ले लें एमसीक्यू की, एंड देन यू कैन व्हाट्सएप मी अगर आपको समझ में ना आया हो। सो विल एंड द पोल। भाई देर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, 12 बच्चों ने अभी तक वोटिंग नहीं की है, तो भाई वो 12 बच्चे किसका इंतजार कर रहे हैं? ओके, ना इसको देख लेते हैं। पीपल शुड हैव इक्वल लिविंग स्टैंडर्ड्स, गलत। मार्केट इकोनॉमी में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो बिजनेस करता है वो इवेंचुअली ज्यादा रिच हो जाता है, तो ए नहीं हो सकता। पीपल शुड हैव फ्रीडम ऑफ एक्शन, यस दिस इज राइट, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी में जो कस्टमर चाहेगा वही प्रोड्यूस होगा, तो फ्रीडम ऑफ एक्शन, दे कैन बाय एनीथिंग। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज रॉन्ग, अगर वो ऐसा सोचेगा तो वो मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट क्यों करेगा? और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि गवर्नमेंट आ गई भी बात समझ में। वॉट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ मनी? मैं करोड़ रुपए की शर्त लगा रहा हूं, कितने की? करोड़ रुपए की। आप मुझे सही जवाब दे दो, जिस बच्चे ने सही जवाब दे दिया ना पोल पे, मैं आपको करोड़ रुपए दूंगा। अरे हेनरी क्रिस, हमारे पास पता नहीं कोई अंग्रेज आया हुआ है, हेनरी क्रिस।
करोड़ रुपए की मैंने बात की ना, 80% लोगों ने पार्टिसिपेट कर लिया, वैसे 75% लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। चल, आई एम एंडिंग द पोल। और इसका सही जवाब है, जैसे हमारे पास हेनरी क्रिस था कोई, उसने मार्किंग स्कीम खोली हुई है और वो साथ साथ सॉल्व कर रहा है, तो बेवकूफ़ी है ना भाई, मार्किंग स्कीम क्यों खोली हुई है? मार्किंग स्कीम खोलने का कोई तुक नहीं है ना। दिस इज एन इनकरेक्ट क्वेश्चन। सही है, दिस हैज बीन रिमूव्ड, क्योंकि ये सारे ही फॉर्म ऑफ मनी हैं। सही है, इसी वजह से करोड़ रुपए के मुफ्त के मैं आपको दे देता है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 11। If interest rates fall, what will be the most likely effect on saving and borrowing? इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है, तो सोचो 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 सोचो, इंटरेस्ट रेट सेव फॉल हो रहा है, यू विल सेव लेस। सेव लेस, तो आपके पास ए या बी में आंसर आ गया। यू विल बोरो मोर बिकॉज इट्स चीप टू बोरो, तो आंसर बी या, और कोई है ही नहीं, क्योंकि आपके पास बी में ही दोनों चीजें हाईलाइट हो गई। सो बी इज द राइट आंसर। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यू। आप लोगों से पोलिंग भी करवाएंगे, बड़ा आसान क्वेश्चन है। चलें, ये देखें। Bus driver works longer hour if the wage rate increases. As his earnings increase, there reaches a point where he prefers more leisure than extra work. तो वो ज्यादा लेजर करता है, काम कम करता है. Which supply curve represents this situation? I am opening the poll and आप लोग इसका जवाब सोचें। पोल को क्लोज करें and then look at the question again and then solve. सही है? Come on, participate. Ending the poll now. अब देखें, जैसे जैसे वेज बढ़ती है तो वो ज्यादा काम कर रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, लेकिन जब वेज एक पॉइंट के बाद बढ़ जाती है तो वो कम काम करता है। यही क्वेश्चन है ना, लेकिन यहाँ पे तो कम काम हो ही नहीं रहा, ये आंसर नहीं हो सकता। बी देखते हैं, जैसे जैसे वेज रेट बढ़ती है वो ज्यादा काम कर रहा है, और फ्यूचर में इसकी वेज रेट कम हो रही है तो भी वो ज्यादा काम कर रहा है। बी भी आंसर नहीं हो सकता। डी पे आ जाते हैं, वेज रेट बढ़ रही है, वो ज्यादा नहीं, फिक्स्ड आवर्स काम कर रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। बच गया सी, सी है सही जवाब। जैसे जैसे वेज रेट बढ़ रही है वो ज्यादा काम कर रहा है, जब वेज रेट एक पॉइंट के बाद बढ़ जाती है अब वो कम काम कर रहा है। सो दैट इज हाउ यू लुक एट द ग्राफ। सही है, आ जाए, आप लोगों के चैट्स हैं, बहुत बढ़िया, चीटिंग। अच्छा चले, आ जाए। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन? ट्रेड यूनियन का फंक्शन क्या है? सही है, नेगोशिएट बेटर वेजेस, इंप्रूव वर्किंग कंडीशंस, तो बेसिकली ए, सामने ही दिया हुआ है तो ए, लेकिन आप बाकी सारे भी देखेंगे। प्रमोट वर्कर्स टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, नहीं, ट्रेड यूनियन ये नहीं बोलता बेटा आप सफाई सुथराई से काम करो। रिक्रूट वर्कर्स फॉर द फर्म, नहीं, फर्म खुद रिक्रूट करती है। सुपरवाइज द वर्कर्स इन द फर्म, नहीं, ये तीन काम नहीं करती। वो वेजेस बढ़ाती है, वर्किंग कंडीशंस बढ़ाती है, और अनफेयर डिसमिसल से प्रोटेक्ट करती है। ओके, 14. There has been an improvement in the transportation infrastructure in India that reduces the cost of farming. What is this an example of? तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया है। सही है, अब ये देखें तो आपके पास इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल पूछा जा रहा है हर ऑप्शन में।
अब आपसे सवाल ये है कि आपने ये हाईलाइट करना है सबसे पहले कि ये इकोनॉमीज है या डिसइकोनॉमीज है, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ फार्मिंग कम हो रही है तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आंसर होगा, तो या तो बी आंसर है या तो आपका डी आंसर है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल का मतलब होता है फर्म का साइज का बड़ा होना, तो यहां पे तो फर्म का साइज ही नहीं बड़ा हो रहा ना, तो इंटरनल नहीं हो सकता, दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्री का साइज ग्रो हो रहा है तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दिया। अब आप देखें कराची की मैं बात करता हूँ, कराची में इंडस्ट्रियल जोन्स बहुत बढ़ चुके हैं। आपके पास कोरंगी में है, आपके पास ये आपके पास कौन सा इलाका है यार, मैं जगह हब हब चौक की तो खैर नहीं, लेकिन एक और है शहर नॉर्थ नाज़िमाबाद के बैक साइड पे पड़ता है, गुलशन आपसे आप सीधा जाते हैं तो बैक साइड पे पड़ता है। तो गवर्नमेंट ने जो कॉरिडोर सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बनाए हुए हैं, सही है, वो बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए बनाए हुए हैं ताकि वो क्विकली ट्रांसपोर्ट करें। अब आप देखिए कोरंगी से जो रास्ता आता है वो डायरेक्टली पोर्ट की तरफ जाता है, जो आपके पास बोर्ड बेसन वाला रोड है वो सिग्नल फ्री या उसको सलंग इसलिए बनाया हुआ है ताकि ट्रांसपोर्टेशन क्विक हो सके, सही है। दैट इज बेसिकली एन एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि फर्म का साइज नहीं बड़ा हो रहा, इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। A firm chooses to become more capital intensive. Now this is a technical question. अगर वो कैपिटल इंटेंसिव है, व्हाट इज लीस्ट लाइकली टू हैव इंक्रीज्ड, सही है। अब अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव हो जाता हूं, ज्यादा मशीन्स, तो इससे इंक्रीज क्या होगा? लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज, सही है। तो इंटरेस्ट रेट, क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा अगर हम कैपिटल इंटेंसिव हो जाएंगे? तो जवाब है नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक सिर्फ एक फर्म से नहीं होता, तो इंटरेस्ट रेट का ताल्लुक मॉनेटरी पॉलिसीज होता है। तो लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स, सही है। मिनिमम वेजेस क्या इंक्रीज हो जाएंगे अगर आप कैपिटल इंटेंसिव हो जाओगे? हाँ, हो सकता है, सही है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जब आपके पास मशीन्स आ जाएंगी आपकी लेबर कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, यू कैन पे देम अ बिट हाई, सही है। पावर ऑफ द ट्रेड यूनियन इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज हो जाएगी, सही है, डिक्रीज होगी, क्योंकि आपको वर्कर्स की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल विल इंक्रीज, सही है। अब ये आपसे पूछ रहा है लीस्ट लाइकली टू इंक्रीज, सही है, दैट इज इंटरेस्ट रेट। पावर ऑफ द ट्रेड यूनियन, अब ये वाला भी क्वेश्चन है ना, इसमें आपके पास दो तीन सही ऑप्शंस थे, और अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर दिस वाज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसमें बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा था। सो दैट इज हाउ इट इज। डन हो गया, सही है। अब ये चीजें हैं, ये आपको विद प्रैक्टिस ही आएंगी, एंड दिस वाज एन एमसीक्यू व्हिच इज एक्सट्रीमली एन इशू। इशू क्यों है? क्योंकि ये देखिए पूछ क्या रहा है, लीस्ट लाइक, अब सीधा सीधा पूछना जो नहीं बढ़ेगा, लीस्ट लाइकली, मोस्ट लाइकली, इस तरीके के जब सवाल आते हैं ना तो बच्चा अमूमन कंफ्यूज हो जाता है। आ जाए, अब ये वाला एक और एमसीक्यू है जो कि थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको आप गौर से देखना क्योंकि बच्चों को ग्राफ से बड़ा डर लगता है। द डायग्राम शोज द एटीसी एंड एएफसी। एएफसी और एटी एवरेज फिक्स कॉस्ट है और एवरेज टोटल कॉस्ट है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? एट आउटपुट एक्स द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज लोअर देन द एवरेज फिक्स कॉस्ट। कैसे देखेंगे? अब मैं आपको आसान तरीका दिखाता हूं। ये देखिए, ये हो गया एक्स, सही है, ये यहां तक फिक्स्ड कॉस्ट है, और इसके ऊपर जो एरिया बच गया ये वेरिएबल कॉस्ट है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ग्राफ एवरेजेस का है तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। तो एट एक्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर लोअर देन एवरेज फिक्स कॉस्ट। ग्रीन वाली लाइन छोटी है, रेड वाली लाइन बड़ी है, इसका मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट छोटी है। ए इज द राइट आंसर। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए मैं सारी चीजें समझाऊंगा। एट वाई टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब ग्राफ जब एवरेजेस का है तो आप इससे टोटल नहीं देख सकते हो, बी नहीं हो सकता। बिटवीन आउटपुट्स डब्ल्यू एंड जेड टोटल फिक्स कॉस्ट आर फॉलिंग। क्या टोटल फिक्स कॉस्ट आर फॉलिंग? गलत, एवरेज फिक्स कॉस्ट आर फॉलिंग। सो एवरी लेटर इज इंपॉर्टेंट। Between output W and Y, average variable cost have not changed. W and Y, तो आप देखें पहले वेरिएबल कॉस्ट ये था,
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये हो गया, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये हो गया। तो भाई ये तो चेंज हुआ है, एक्स पे तो इट्स लोएस्ट, यही दिख रहा है ना, हेंस ए इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक एम ऑफ द गवर्नमेंट क्या है? पबजी। 100% सही जवाब, 100% सही जवाब चाहिए भाई, सारे बच्चे जवाब दें 100% सही जवाब। 14 बच्चों ने जवाब दे दिया है, 16 ने। 80%। Okay, I am ending the class, sorry, ending the poll. 93% बच्चों ने जवाब दिए हैं, जिसमें से सिर्फ एक बच्चे का जवाब गलत आया है। लो अनएम्प्लॉयमेंट इज द राइट आंसर। जो बच्चा गलत था वो खुदकुशी कर ले, हाई सेल्स टैक्स उसने चूज किया था। सी इज द राइट आंसर। पबजी भाई सिखाया है, प्राइस लेवल शुड बी लो एंड स्टेबल, अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी स्टेबल एंड ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। व्हाट इज अ प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन? प्रिंसिपल ऑफ, हमने पढ़ा था इसको, गुड टैक्सेस क्या होते हैं, सही है ना, कैनन ऑफ टैक्सेस के नाम से शायद पढ़ा था। सो देयर शुड बी इक्विटी। इक्विटी मतलब फेयरनेस, सही है ना, फेयरनेस बिटवीन टैक्स पेयर्स। तो ये है, सही है, बिल्कुल सिंपल। अब हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे एक बिल्कुल सिंपल एमसीक्यू पे, रादर वी शुड मूव ऑन एंड इन्वेस्ट मोर टाइम टू एमसीक्यूज दैट आर मोर डिफिकल्ट। 19, again, monetary policy often involves a change in which variables? Monetary policy में क्या क्या आता है? Look at the options. I'm opening the quiz now. सही जवाब दें, सही जवाब। अमेजिंग, अमेजिंग। जबरदस्त यार, मजा आ गया। भाई एक वो बच्चा है जिसने इसको भी गलत किया है, इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई। दिस इज द राइट आंसर। बच्चा जो था, जिसने एक बच्चा जिसने गलत किया था, उसने ए चूज किया था। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। बेटा आपने खुदकुशी नहीं की, आपने लास्ट क्वेश्चन में भी भंड मारा, अभी भी भंड मारा है, सही है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से, हाँ, ये ए फिस्कल पॉलिसी है, बी मॉनेटरी पॉलिसी है। एक मिनट, तुम लोग के चैट्स देखूं, बड़े फुदक रहे हैं चैट्स में। हम्म। अब्दुलरहमान बेटा, मैंने बोला था कि आप पिक्चर लेंगे, सही है। वी कैन नॉट स्पेंड टाइम ऑन एवरी एमसीक्यू। आप एक पिक्चर ले लें, अगर समझ में नहीं आए या आपको याद है तो आप पेपर खोल के फिर मुझसे पूछ लेना व्हाट्सएप पे, सही है। दैट इज हाउ वी विल बी डूइंग। मैं कोशिश करूंगा अपने तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूं। आ जाए। Which supply side policy measure is most likely to enable a government to achieve its aim of full employment? कौन सी सप्लाई साइड पॉलिसी से फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, सही है। तो सप्लाई साइड पॉलिसी में एग्रीगेट सप्लाई जब बढ़ेगी तब आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट। एक मिनट, हाँ, सप्लाई साइड एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाओगे। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। डिक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन स्कूल बिल्डिंग्स, अगर स्कूल बिल्डिंग्स कम कर दोगे तो कम बच्चे पढ़ेंगे, तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो नहीं होगी। डिक्रीज द नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल, टीचर्स नहीं होंगे तो इवेंचुअली क्या होगा भाई, बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। इंक्रीज टैक्सेशन ऑन प्राइवेट स्कूल फीस, फीस बढ़ जाएगी, इवेंचुअली बच्चा तालीम हासिल नहीं कर सकेगा, घर पे बैठा रहेगा और जानवरों को पालता रहेगा, ऐसा ही होगा। इंक्रीज द प्रोविजन ऑफ एंटरप्राइज स्किल्स इन स्कूल्स, तो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाएं स्कूल्स में, ताकि फ्यूचर में वो ज़्यादा बिजनेसेस हों, ज़्यादा बिजनेसेस होंगे तो ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी, सही है।
Which policy decision is most likely to cause economic growth? इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? आप ऑप्शंस देखें, चारों ऑप्शंस खुद देखें और हर ऑप्शन पे अपने आप को सवाल पूछें, क्या ये सही है, क्या ये गलत है? मैं पोल ओपन करूंगा, आप लोगों के चार्ट्स देख लूं। ओके, now I'm opening up the poll. Let's see how many of you can get this right. सब पार्टिसिपेट करो भाई सब। ओके, आई एम एंडिंग द पोल नाउ। 60% बच्चों ने सही जवाब दिया है और ये स्क्रीन गायब हो चुकी है। स्क्रीन आ जा, स्क्रीन आ गई। ओके, इसके हम देख लेते हैं क्या रीजनिंग थी और आंसर क्या था। सही। सबसे पहले, इंक्रीज इन द कॉरपोरेशन टैक्सेस। अगर कॉरपोरेशन टैक्सेस आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? बिजनेसेस नहीं आएंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, तो बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाएगी, लोग बोरो नहीं करेंगे। जब बोरो नहीं करेंगे तो फिर बिजनेस स्टैब्लिश नहीं होंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। एंड इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्कर ही कैन अर्न बिफोर पेइंग इनकम टैक्स, तो अगर वर्कर्स की इनकम बढ़ रही है, दे विल स्पेंड मोर, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑफ स्टार्टिंग न्यू बिजनेस, मतलब गवर्नमेंट ज्यादा रूल्स बना रही है कि नए बिजनेस है तो फिर ये भी करना है, वो भी करना है, सारे रेगुलेशंस फॉलो करने हैं, एंड इवेंचुअली बिजनेसेस कम ऑपरेट होंगे। हेंस सी इज द राइट आंसर। अब 22nd MCQ is comparatively a bit technical because it's theoretical, तो मैं इसको समझा दूंगा। लेबर सर्वे टू कैलकुलेट अनएम्प्लॉयमेंट, तो हर बंदे से पूछा जाता है कि भाई आप अनएम्प्लॉयड हो नहीं हो, आप काम पे जा सकते हो नहीं जा सकते, ये सवाल पूछे जाते हैं। What is required under this method for a person to be classified as unemployed? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं आते इसमें, वो क्लेमेंट काउंट में आते हैं, तो ये आ ही नहीं सकता, तो इसका आंसर नो होगा। सही है। इमीडिएटली अवेलेबल फॉर वर्क, यस एक सवाल है, यस। एक्टिवली सीकिंग वर्क, यस, तभी वो अनएम्प्लॉयड होगा। तो दिस इज हाउ लेबर सर्वे वर्क्स। वो पूछते हैं कि भाई क्या आप अवेलेबल फॉर वर्क हो, आप बोलोगे यस। आप एक्टिवली वर्क ढूंढ रहे हो, आप बोलोगे यस, तो आप कैलकुलेट, आप अनएम्प्लॉयड कंसिडर हो जाओगे। से हसनैन मून, आप पिक्चर लेंगे। आई कैन नॉट ask questions over here because we need to complete all 30 MCQs in 60 minutes. आप पिक्चर लेना, आप व्हाट्सएप पे फिर भले पूछ लीजिएगा। आ जाए। What is most likely to rise when the level of employment falls in a high income country? तो अमेरिका में अगर एम्प्लॉयमेंट फॉल हो जाएगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, तो बताएं क्या होगा? ऑप्शंस देखें, लुक एट द ऑप्शंस। मैं पोल खोलूंगा, पोल, और चैट मैं अभी देख रहा हूं, तो अगर किसी को कोई इशू है तो वो चैट पे भी बता सकता है। Okay, now opening up the poll.
परफेक्टो परफेक्टो। तो 74% बच्चों ने सही जवाब दिया है, विच इज बी। मैंने आप लोगों को बताया था क्या, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो स्टेट बेनिफिट्स यानी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट ज्यादा देने पड़ेंगे। दैट इज द राइट आंसर। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ सकता है, जब कमाई नहीं है तो कॉन्फिडेंस कद्दू होगा। गवर्नमेंट रेवेन्यू फ्रॉम इनकम टैक्स विल फॉल, भाई कैसे इंक्रीज होगा। एंड ग्रोथ, कहां से ग्रोथ होगी भाई, लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो ग्रोथ कहां से होगी। अब क्वेश्चन नंबर 24। नाउ दिस इज अनदर क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट है। सीपीआई कंसिस्ट ऑफ 4 आइटम, परसेंटेज एंड प्राइस चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड वेट दिया हुआ है। विच प्राइस चेंज वुड अफेक्ट द लेवल ऑफ सीपीआई द मोस्ट। अब मैं आपको बताता हूं। पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास वेटेड प्राइस इंडेक्स या वेटेड प्राइस चेंज आ जाएगा। तो 5 इंटू 0.3, दिस वुड गिव मी 1.5। 6 इंटू 0.2, 1.2। 3 इंटू 0.4, 1.2। 4 इंटू 0.1, 0.4। तो जिसका आंसर सबसे बड़ा आया है उसका इंपैक्ट भी सबसे ज्यादा होगा। सही है। अब अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करो, तो आपने इन सबको ऐड करना था और इन्फ्लेशन कैलकुलेट हो जानी थी। 2.4, 2.8, 3.8 एंड 4.3, तो ये इन्फ्लेशन हो जाती है आपकी। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट्स अज्यूम कि ये 3 प्लस में नहीं है, माइनस में है। तो आपका आंसर फिर माइनस में आता है। यहां पर जब आप नेट ऑफ करते तो आप -1.2 को करते नेट ऑफ में, तो आपका आंसर इस सिचुएशन में क्या आ जाता, इस सिचुएशन में आपका आंसर आ जाता 1.9। सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट। यहां पे परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है। सही है। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट एंड यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट बिकॉज दिस इज ऑफन टेस्ट इन योर एमसीक्यूज। ओके, the table shows the HDI value of a country in 2 years. So HDI value has improved, मतलब country improve कर रही है, economically prosper कर रही है। What would not explain the change in HDI value? तो क्या चीज HDI में नहीं होती? जेंडर इक्वालिटी नहीं होती है। सही है। आपको याद होना चाहिए चीजें। इनकम पर हेड होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है, इंक्रीज इन ईयर ऑफ स्कूलिंग होती है, ये सारी चीजें होती हैं। जेंडर इक्वालिटी एचडीआई में नहीं होती है। ओके, 26th is another easy question. Which combination of statistic is used to calculate the natural population growth of a country? Natural population growth of a country. सही है। ऑप्शंस देखें। मैं आपके सामने पोल रीलॉन्च कर रहा हूं। Okay, I'm ending the poll and the right answer is नेचुरल पॉपुलेशन में बर्थ रेट आता है, इमिग्रेशन नहीं आता। डेथ रेट आता है, बर्थ रेट आता है। तो आपके पास आंसर है बी। इमिग्रेशन इज artificial way to increase or decrease the population, hence B is the right answer. Question number 27. What will increase the level of specialization in an economy? Specialization कब होगी इकोनॉमी में? When a computer manufacturer takes over advertising, तो ये दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये स्पेशलाइजेशन नहीं होगी। अ रिटेल स्टोर इशूज इट्स ओन क्रेडिट कार्ड, तो वो रिटेलर है, वो क्रेडिट, वो किस लाइन में आ गया भाई, वो स्पेशलाइजेशन नहीं हो रही, दो अलग फील्ड्स हो गई। ट्रैवल एजेंट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट टू एयरपोर्ट। सही है। तो ये ट्रैवल एजेंट का काम टिकट्स बुकिंग, होटल वगैरह, अब ये ट्रांसपोर्टेशन का भी काम कर रहा है, तो ये दो डिफरेंट रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गई। व्हीकल असेंबलर रिड्यूसेस द रेंज ऑफ इट्स व्हीकल्स,
तो जहां पे आप 10 गाड़ियां बनाते थे अब आप 5 गाड़ियां बनाओगे, तो जब 5 गाड़ियां बनाओगे तो उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। दैट इज वाई डी इज द राइट आंसर। सही है, दैट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ स्पेशलाइजेशन। 28, बहुत आसान क्वेश्चन। What is meant by the term dumping? Dumping, not what your ex did to you. That's not what we are studying. Dumping, protection, प्रोटेक्शनिज्म में हमने पढ़ा है डंपिंग के बारे में। सोचें, आपके सामने पोल आ रहा है। अभी तक मुझे 100% सही जवाब नहीं मिले हैं, एक आध बच्चा गलत कर ही देता था। डन, जल्दी पार्टिसिपेट करें भाई। ओके, तो दिस इज बैड। D is the right answer. सिर्फ 50% of the students were able to get D. अच्छा, डंपिंग का मतलब होता है टू सेल बिलो कॉस्ट। फॉरेन फर्म्स एक्सपोर्टिंग बिलो कॉस्ट, ये है। कुछ बच्चों ने बी सही कर लिया था, यानी बी को टिक किया था, फॉरेन फर्म्स प्रोड्यूसिंग गुड एट लोअर कॉस्ट देन डोमेस्टिक फर्म। तो दिस बेसिकली व्हाट दिस हैपेंस इज व्हेन अ स्टूडेंट रीड्स ऑप्शन ए एंड देन ऑप्शन बी, उसको बी सही लगता है तो वो बस बोलता है बस बी है, बस खत्म, मुझे लगता है बी है तो बस बी है, एंड ऑफ स्टोरी। तो ये सिचुएशन थी, बच्चों ने गलत इसलिए मार्क किया। अगले कुछ एमसीक्यूज थोड़े से टेक्निकल है, दोनों एमसीक्यूज टेक्निकल है, तो दोनों को हम देख लेते हैं। सही है, एंड देन वील एंड द क्लास। अब देखें, डिमांड कर्व ऑफ चाइनीज युआन, सप्लाई और डिमांड दी हुई है और करंट इक्विलिब्रियम पी पे। चाइनीज सेंट्रल बैंक विशेस टू सेट द प्राइस एट P1। करेंसी को क्या करना है भाई, स्ट्रॉन्ग। और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में मैंने आपको क्या सिखाया था, जब भी करेंसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे पास ऑप्शन एक ही है, या तो हम बाय करेंगे युआन को या हम सेल करेंगे युआन को। अब इन दोनों में से आप मुझे बताएं किस सिचुएशन में करेंसी स्ट्रांग होगी, बाय करने से या सेल करने से। तो बाय करने से। अब अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया बाय, आपके पास ऑटोमेटिकली ए या बी में से आंसर है, तो यू हैव 50% चांस ऑफ बीइंग राइट नाउ। सही है। अब आया दूसरी तरफ, हाउ मच, कितना बाय करना पड़ेगा। तो आप देखें, आपका डिमांड यहां पे शिफ्ट होगा D1 पे, तब जाके आपका प्राइस P1 पे एस्टैब्लिश होगा, जो कि ये रहा। सही है। तो आपको कितना बाय करना पड़ेगा, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, विच इज X to Z। सही है। दिस इज हाउ यू मेजर इन इकोनॉमिक्स। सही है, दिस इज समथिंग न्यू। कितना बाय करना है, इनिशियल डिमांड से फ्यूचर या शिफ्टेड डिमांड, इतना बाय करना है, तो जो गैप है उतना बाय करोगे। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं बाय सेइंग कि इनिशियली हम y पे थे अब z पे आ गए तो y to z होगा। नहीं, y to z नहीं होगा, इट विल बी x to z। सही है, तो x to z, which is B। and the final MCQ for the day। सही है, the table shows the current account in 2 years। सही है, तो ये करंट अकाउंट की कुछ वैल्यूज है और आप देखें सेकेंडरी इनकम आपको नहीं बताई हुई है। हाउ डिड द वैल्यू ऑफ नेट सेकेंडरी इनकम चेंज बिटवीन ईयर 1 एंड ईयर 2। अब इसका तरीकेकार क्या है, तरीकेकार ये है कि इन सब को अगर मैं सम करूंगा, इसको इसको इसको, तो मेरे पास -50 होना चाहिए। तो -30 गिव्स मी -60। तो मेरी यहां पे क्या वैल्यू होनी चाहिए कि -50 आए। तो -60 में अगर मैं 10 पॉजिटिव ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -50। अब यही तरीका हम सॉल्व करने का यूज करेंगे ईयर 2 में। 0 प्लस -20, तो -20 आ गया। अब -20 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर +10 आ जाए, तो मुझे +30 ऐड करना पड़ेगा। तो कितना चेंज हुआ, 20 से चेंज हुआ। 20 से इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, 20 से इंक्रीज हो गया। एंड सी इज द राइट आंसर।
And my friends, this is it. I'll be waiting for your feedbacks on my WhatsApp. आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको कैसी लगी क्लास, मैं क्या कर सकता हूं फर्दर इंप्रूव करने के लिए। हमारी अगली क्लास होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखें, खुद प्रैक्टिस करें और जानवरों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी।